दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस से संबंधित संपूर्ण सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर करते चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का हमारा अगला वीडियो रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट रहेगा, यानी अगले वीडियो के अगले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी हम पिछले वीडियो में कॉलम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन संबंधित जो भी क्वेश्चंस है आज के लिए, जो भी पुस्तकालय विज्ञान के जो विद्यार्थी है उसके लिए बड़ा और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डे 12 अगस्त हैं और आज के दिन पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है डॉक्टर रंगनाथन, सियाली रामात्रम रंगनाथन की स्मृति में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर आप सभी को बधाई और उम्मीद करता हूं कि आप सभी पुस्तकालय अध्यक्ष बनकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्कूलों में, लाइब्रेरियन में अपना योगदान देंगे। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कुछ दिन वीडियोस नहीं ले पाया, तबीयत थोड़ी नासाज थी। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन की किस विषय के इतिहास हेतु किस पूर्व सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है, यानी सीसी से संबंधित हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जितनी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इससे ज़्यादा इस नए सिलेबस के अनुसार आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या आप केवीएस या एनवीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। उतने क्वेश्चंस का मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, उतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। यानी इतिहास के लिए किस कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कॉमन आइसोलेट सीसी में दो प्रकार के होते हैं, एक एसीआई और एक पीसीआई। एसीआई जो सब्जेक्ट के आगे लगता है, पीसीआई जो सब्जेक्ट के पीछे लगता है। यानी इतिहास के पूर्व सामान्य एकल का पूछा है तो इतिहास के लिए वी लगता है। एम किसके लिए कॉमन आइसोलेट है, यानी किस विषय के लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम क्लासिफिकेशन में सार पत्रिका यानी प्रेडिकल जो जनरल है इसके हेतु किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल चिन्ह यानी किस कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेडिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार के एनवीएस एग्जाम में पूछा गया था, एम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलम क्लासिफिकेशन में सेकंड ई यानी सेकंड का एनर्जी 2E का योजक चिन्ह क्या है। तो कॉलम है, इसके लिए ई के लिए आपको पता है, और जैसे कि PMEST हैं जो कि कॉलम क्लासिफिकेशन के चतुर्थ संस्करण में जोड़े गए थे और जिसके लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग भी सीसी के चौथे संस्करण से किया गया था। P के लिए डॉट का प्रयोग, कोमा का प्रयोग, M के लिए सेमीकोलन, E के लिए कोलन और समय के लिए डॉट का प्रयोग और T के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग जो कि सीसी के छठे रिप्रिंट संस्करण से किया गया था। ये मैंने बता दिए सारे जो भी चिन्ह है उनका प्रयोग। नेक्स्ट है कि कॉलम क्लासिफिकेशन की कितने वर्गों का प्रथम विभाजन परंपरागत वर्ग से किया गया है। तो देखिएगा कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन के मुख्य जो वर्ग है उनका प्रथम जो विभाजन है वो कैनोनिकल डिवीजन में 7 भागों में किया गया है। आप याद रखिएगा 7 भाग है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में काल पक्ष हेतु यानी समय के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो छठा संशोधित संस्करण जो 1963 में आया था तब किया गया था, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन में प्रणाली पक्ष का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी सिस्टम्स का निर्माण। जो सिस्टम पक्ष का निर्माण है वो कालक्रम विधि द्वारा किया जाता है कि किस क्रम में उस सिस्टम का निर्माण हुआ है। कालक्रम विधि को भी कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि डिकेड्स में बांट दिया, सेंचुरीज में बांट दिया, या सीजन के अनुसार, जैसे विंटर सीजन है, मॉनसून सीजन है, इस प्रकार। तो उसको कालक्रम विधि के अनुसार बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम क्लासिफिकेशन में योजक चिन्ह 0 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये फेज रिलेशंस के लिए कॉलम क्लासिफिकेशन में 0 का प्रयोग किया जाता है। आप सभी याद रखिएगा 0 का प्रयोग दशा संबंध के लिए किया जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम क्लासिफिकेशन में इष्ट पद्धति यानी इष्ट जो पद्धति है को किस विधि द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस विधि का चिन्ह बताइएगा। यदि कोई व्यक्ति बता, जैसे 1 2 3 4 मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 1 2 3 4, यानी जो इष्ट देश है उसका किस चिन्ह से लाइब्रेरी साइंस में दर्शाते हैं। मैंने आपसे ऑप्शन दिए, 1 से दर्शाते हैं, 2 2 3 और 4 किस से ईस्ट कंट्री को दर्शाएंगे। और जैसे ईस्ट पद्धति है, फेवर्ड जो सिस्टम है वो मुख्य वर्ग चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा, जो पर्सनैलिटी है उसके द्वारा दर्शाया जाएगा, आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि कोलन क्लासिफिकेशन में किस प्रणाली में एक से अधिक प्रणालियों को किस विधि द्वारा दर्शाया जाता है। तो मुख्य वर्ग चिन्ह है, जो मुख्य पर्सनैलिटी है उसके साथ एक को जोड़कर एक से अधिक प्रणालियों को दर्शा दिया जाता है। यदि एक किसी पर्सनैलिटी में जोड़कर कोई सब्जेक्ट बनाया गया है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एक से अधिक सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चंस आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं पर करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। आप इनको समझो तो अच्छा है, नहीं तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में मेडिकल जूरिस्ट विषय का निर्माण किस संबंध का उदाहरण है। तो देखिएगा कि 6 प्रकार के संबंध रंगनाथन महोदय ने दिए थे। उसमें थे, पहला है वो संबंध जनरल संबंध है, उसके बाद में बायस है, उसके बाद में डिफरेंस है, उसके बाद में कंपैरिजन है, उसके बाद में टूल्स है और उसके बाद में इफेक्टिव है। तो ये 6 है। तो यहाँ पर जुगात्मक संबंध की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ किस संस्करण में एकल के स्थान पर डॉट का चिन्ह प्रयोग किया गया था। तो ये 6ठे मुद्रित संस्करण 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6ठा संशोधित यानी रीप्रिंट संस्करण कितने भागों में आया था। तो ये 3 भागों में आया था। 6ठा है तो उसको याद करने के लिए आप 3 याद रख लीजिएगा कि 6ठा जो संस्करण है वो 3 भागों में आया था। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, आप इनको बार बार देखिएगा, याद करिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया एकल का चिन्ह है या फिर जुगात्मक सामान्य, इन्हीं को आप 2-3 बार आपकी जो भी किताब है उसमें से देख लीजिएगा, आपको ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन का हिंदी संस्करण किस वर्ष आया। तो कोलन क्लासिफिकेशन के आपको पता है कि 7 संस्करण आ चुके हैं। कोलन क्लासिफिकेशन जो कि रंगनाथन महोदय ने दी थी, जो भारत की प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण संहिता जिसको माना जाता है, जिसके 7 संस्करण आ चुके हैं। 1933 में फर्स्ट आया था, 1939, फिर 1950, फिर 52, फिर 57, फिर 60, फिर 63 में उसका रीप्रिंट आया था और 1987 में 7वां आया था। वर्तमान में इसका प्रकाशन सर्स द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसके 7 संस्करण में चौथे संस्करण में पीएमएसटी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। प्रथम संस्करण में इसके लिए कोलन का प्रयोग किया गया था सभी विषयों को आपस में जोड़ने के लिए, इसीलिए इसका नाम कोलन वर्गीकरण पद्धति यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति पड़ा। आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखने के लिए इसमें बातें हैं कि 1939 में इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ था, क्योंकि पहला अंग्रेजी भाषा में था, दूसरा हिंदी संस्करण आप देख सकते हो और दूसरा हिंदी संस्करण 39 में आया था। तो इस प्रकार आपको ये याद रखने की बातें हैं जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बताई थी। वहीं सी ऑप्शन की बात करें 1950 में, तो 1950 में रंगनाथन ने विषय निर्माण की 4 पद्धतियाँ दी थी। 1960 में 2 पद्धतियाँ दी थी। 1950 में जो 4 पद्धतियाँ दी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मैं आगे आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं एक बार इस पर थोड़ी सी टिप्पणी कर देता हूँ कि 4 विषय थे, उसमें से शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन और अनाच्छेदन, ये 4 सब्जेक्ट दिए थे। और 1960 में 2 विषय और दिए थे, उसमें आस्वारण और विलय माने जाते हैं। ये पहली यूनिट में विषय निर्माण की जो पद्धति हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैंने पिछले वीडियोस में करवाए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास HX किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि HX कुछ ही पूछे जाएंगे जिसमें 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे HX है, MX हैं, यही पूछे जाएंगे। बाकी जो सामान्य जैसे V इतिहास का है या फिर Z लो का है, इस प्रकार के पूछे जाने की संभावनाएं कम रहती हैं। जो HX इस प्रकार के खनन विभाग के हैं या फिर नेचुरल साइंस के हैं, यही पूछे जाने के 8 है, डेल्टा हैं, एमस्टम हैं, ये सारे पूछे जाने की संभावनाएं बड़े इंपॉर्टेंट 7, 8, 10 है, जो मैं हर वीडियोज़ में जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो HX है वो कोलन क्लासिफिकेशन में खनन विज्ञान से संबंधित है, आपको याद होना चाहिए। भू विज्ञान से संबंधित चिन्ह क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भू विज्ञान से संबंधित कौन सा चिन्ह मुख्य वर्ग के लिए कोलन क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग C भौतिक शास्त्र को कैसे विभाजित किया गया है। तो भौतिक शास्त्र हैं, फिजिक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें परंपरागत वर्गों में बांटा गया है, आप याद रखिएगा।
और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो वर्तमान में अपकमिंग जो आपका एग्जाम है उसकी दृष्टि से देखा जाए। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर साझा जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई होता रहे, मैं भी नेक्स्ट वीडियोस लाता रहूं। अगला क्वेश्चंस के बारे में मैंने संपूर्ण टिप्पणी कर रखी है हर एक ऑप्शन के बारे में। जैसे ऑप्शन ए 1939 है, सीसी का दूसरा संस्करण आया था, 1950 में तीसरा आया था, 1952 में चतुर्थ आया था सी, और 1960 में क्या आया था, 1960 में रंगनाथन महोदय 2 विधियाँ लाए थे विषय निर्माण की, जिसे आसवन और विलयन के नाम से जाना जाता है। आसवन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आसवन में जो शुद्ध सब्जेक्ट आते हैं जैसे रिसर्च, मैथोलॉजी है, मैनेजमेंट है, वो सब्जेक्ट आते हैं। और विलियन में वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे जिन्हें 2 विषयों को, यानी जो 2 सामान्य स्वतंत्र विषय हैं उन्हें जोड़कर बनाया जाए, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़ दिया, नैनो टेक्नोलॉजी हैं, इस प्रकार के विषय उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कौन करता है, किसने किया था? जो फर्स्ट वार कोलन क्लासिफिकेशन सीसी आया था उसमें, तो देखिएगा कि उस समय सर्च तो था नहीं, क्योंकि सर्च का उद्भव बाद में हुआ था। मद्रास ग्रंथालय संघ ही लाया था, इसको याद रखिएगा। सर्च जो वर्तमान में शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस की जो इंस्टीट्यूशन बन रखा है, वो वर्तमान के 7वें संस्करण से उसका प्रकाशन वो सर्च ने किया था। पहले संस्करण की बात करें तो मद्रास ग्रंथालय संघ MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया था, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में एंट्रा एरे डिफरेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एंट्रा एरे यानी एक ही फेसेट्स के 2 पक्षों के बारे में, यानी 2 एकलों के बारे में बात की जाए, वो एंट्रा एरे डिफरेंस यूज होता है वहाँ पर। तो इसके लिए W यूज लिया जाएगा, एंट्रा एरे डिफरेंस के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो वो W प्रयुक्त किया जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का हमारा कि कोलन क्लासिफिकेशन में हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है? तो हाइफन जो है अध्यारोपण विधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है? तो अध्यारोपण विधि है। देखिएगा ये सारे टॉपिक में अध्यारोपण, वर्णक्रम विधि, विषय विधि, वर्णक्रम में अल्फ़ाबेट के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, विषय में उसके सब्जेक्ट को लिया जाता है, भौगोलिक में उसके फिजिकल डिवीजन को लिया जाता है। तो ये सारे में आपको आप इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाकी ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ होती है, मैं कई बार इसका एक्सप्लेनेशन करता चलता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ना नेट क्लियर करना है ना सेट क्लियर करना है, आपको एक लाइब्रेरियन का 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए जितना मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आप तो हमारे साथ बने रहिएगा, और मैं आपको, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा निःशुल्क क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, ताकि आपका समय भी कम व्यर्थ हो और आप उसको करता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में वर्ण N किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रतिनिधित्व करता है? तो N है वो सीरियल्स का प्रतिनिधित्व करता है। एंटी राइजिंग, कॉमन आइसोलेट, ACI की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट के आगे लगता है। तो जो N आगे लगता है वो सीरियल को दर्शाया जाएगा। जैसे किसी के नाम आगे N50, तो N50 नंबर के जो सीरियल को दिखा रहा है, क्योंकि ACI हमेशा सब्जेक्ट के आगे लगता है। A से आगे याद रख लीजिएगा और PCI से पीछा याद रख लीजिएगा। PCI हमेशा सब्जेक्ट के पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के हिंदी संस्करण के संपादक का नाम? तो जो हिंदी संस्करण आया था वो कब आया था? 1939 में। दूसरे संस्करण से हिंदी संस्करण लागू किया गया था कोलन क्लासिफिकेशन में, और उनके जो संपादक थे, एडिटर महोदय थे, वो PN गौड़ महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन में 6ठा जो रीप्रिंट संस्करण आया था उसमें फेज रिलेशन B का चिन्ह किस संबंध को दर्शाता है? तो आपको याद रखिएगा कि इसमें 6 प्रकार के संबंध है, A, B, C, D और E। आप ये याद रख लीजिएगा, A, B, C, D और E। पहला, जैसे मैंने बताया कि पहला जनरल के लिए होता है, आप ये से याद रख लीजिए रिलेशन किसी के मध्य कैसा हो सकता है। जैसे आपका और मेरा जनरल रिलेशन है। दूसरा मैं बायस रिलेशन कर दूंगा, यानी एक का मैं पक्ष लूँगा। तीसरा मैं डिफरेंस कंपैरिजन करूँगा कि इसमें से दोनों में से कौन सा बढ़िया है। चौथा मैं डिफरेंस करूँगा कि तुलनात्मक, चौथा डिफरेंस मतलब अलगाव का, और 5वां होगा टूल, और 6ठा हो गया इफेक्टिव
तो ये 6 रहेंगे। तो इसमें बी है जो ए और बी दूसरे नंबर आता है, जुगात्मक रिलेशन को दर्शाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा जो संशोधित संस्करण में वाई किस मुख्य वर्ग को इंगित करता है, तो वाई है जो समाज शास्त्र को यानी सोशियोलॉजी को प्रकट करता है। कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा संशोधित संस्करण है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रही है, तो मैंने इसी की क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलन क्लासिफिकेशन का छठा जो संस्करण है वो किस प्रकार की पद्धति है, तो हमें पता है कि कॉलन जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग मुक्त पक्षात्मक यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। लगभग परिगणात्मक की बात की जाए तो हमारे पास डीडीसी मौजूद हैं। शुद्ध परिगणात्मक की बात की जाए तो हमारे पास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, राइडर क्लासिफिकेशन स्कीम्स मौजूद हैं, आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रंगनाथन द्वारा पक्ष परिसूत्र का प्रारंभ किया गया, यानी फेसेट्स परिसूत्र को प्रारंभ किया गया। फेसेट्स तो तीसरे संस्करण से फेसेट्स परिसूत्र को प्रारंभ किया गया, तभी से इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया कि इसका जो दूसरा संस्करण है वो हिंदी संस्करण के प्रकाशित हुआ जो 1939 में आया। तीसरा 1950 में कॉलन क्लासिफिकेशन में आया, उसमें फेसेट्स परिसूत्र दिया गया, इसीलिए इसे फेसेट्स क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है। पहले में योजक चिन्ह को सभी योजक चिन्हों को जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग किया गया, तभी इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन पड़ा। फिर चौथे संस्करण से अलग अलग योजक चिन्ह का जोड़ दिया गया, लेकिन पहली नाम को याद रखने के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन इसलिए दिया गया क्योंकि पहले जो संस्करण था उसमें सभी विषयों को जोड़ने के लिए एक ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था, और जब तीसरा संस्करण की ओर हम बढ़े तो फिर ये फेसेटेड हो गया, यानी पक्षों में इसको बांट दिया गया, तब यह फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाया। तो ये सभी आपको क्रमवार याद करने हैं। तो ये थी आज के हमारे इम्पोर्टेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा आप, एक बार देखने से शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर न हो या मेरी कही हुई बात आप तक न पहुँचे, लेकिन आप तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अब से मेरी तबीयत ठीक है और आपको एक बार फिर लाइब्रेरी दिवस की, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुभकामनाएं। ऐसी उम्मीद के साथ कि आप भी पुस्तकालय अध्यक्ष बनकर आप अपने पुस्तकालय और अपने क्षेत्र में अपना अच्छा नाम करेंगे। हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।